सो यस गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के अंदर हम लोग इग्नू एमबीए के पेपर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर एक वीडियो आप देखेंगे एक पेपर से रिलेटेड, उसके अंदर आप पेपर क्लियर कर सकते हैं उसको देख के। सो इसके अंदर हम इग्नू एमएमपीएच 03 चालू करेंगे, जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। चालू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। हम कंसेप्ट समझने के बाद हम एक पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है इग्नू के अंदर सिर्फ आपको पेज भर के आने हैं, बट पेज भी आपको राइट कंसेप्ट राइट वर्डिंग के साथ भरने हैं। तो अपन चालू करेंगे सबसे पहले, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर अगर अपन इसकी एक टेक्निकल जो डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन के अंदर अपन इसके जाएंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस of forecasting an organization future human resource needs and planning how to meet those needs so that the right number of people with the right skills are available at the right time and place। इसका मतलब क्या होता है गाइस, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है, एक प्लानिंग है जो अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मान लीजिए आगे जाके क्या टाइप के बंदे चाहिए, क्या टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, वो अपन पहले से ही फोरकास्ट करके रखते हैं। और उन जो एम्प्लॉयज़ अपन को चाहिए उनकी क्या स्किल सेट होनी चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, वो सब अपन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि पहला इसके अंदर जो नंबर 2 पे है, अलाइन वर्क फोर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या होता है गाइस, जो अपनी वर्क फोर्स है, जो अभी एग्जिस्टिंग अपनी यहाँ पे काम कर रही है, और उन एम्प्लॉयज़ को अपन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी करने पड़ेंगे अलाइन। मतलब जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल गोल और उनके जो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल है, दोनों साथ में अलाइन होने चाहिए। तो पहला पॉइंट तो उसका ये हो गया। दूसरा नंबर का पॉइंट ये है कि इंश्योर राइट पीपल विथ राइट स्किल। मतलब जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं, जो करंट ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो उनको पर्टिकुलर काम दिया गया है, तो उस काम को देने के लिए वो सक्षम है या नहीं? उनके पास वो करेक्ट स्किल सेट है या नहीं? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ये भी मेक श्योर करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, एंटिसिपेट्स फ्यूचर मैन पावर नीड्स। मतलब जैसे कि अपन ने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कितने बंदे, किस स्किल के बंदे चाहिए, वो सब अपन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर करते हैं। तो अपना ये चीज़ भी एक फीचर है इसकी। फिर चौथा पॉइंट है अपना, रिड्यूस स्किल गैप्स एंड रिडंडेंसीज। मतलब जो अपना स्किल गैप है, मतलब जो अभी अपने एम्प्लॉयज हैं, जो जैसे कि सबको मालूम है कि टेक्नोलॉजी और हर चीज़ बहुत एडवांस फास्ट मूव कर रही है, तो अपने एम्प्लॉयज को भी उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनके स्किल अपग्रेड होनी चाहिए, ताकि हम कंपटीशन बनाए रखें, कंपटीशन के अंदर सक्सेस पाएँ। तो उसके लिए हमको जो स्किल गैप है वो आइडेंटिफाई करके उन बंदों की रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह करवानी है, तो वो भी एचआर प्लानिंग के अंदर आता है। लास्ट पॉइंट है, सपोर्ट एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, सॉरी। तो इसके अंदर एक्सपेंशन कैसे, जो हमारे करंट एम्प्लॉयज होते हैं, हम उन्हीं को वेल ट्रेन करके उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको प्रमोशन करते हैं, ताकि वो अपने जाके आगे टीम लीडर या मैनेजर बन सके, और जो अपने न्यू रिक्रूट्स हैं उनको वो ट्रेन कर सकते हैं। या फिर जो बंदे को अपन स्किल सेट डेवलप करेंगे, तो वो अपने को डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो ये तो अपना एचआर बनने का कंसेप्ट हो चुका है पूरा। अब सबसे पहले एक आता है एचआर ऑडिट। इसका क्वेश्चन आप मान के चलिए आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए। तो बेसिकली एचआर ऑडिट क्या होता है? एन एचआर ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एचआर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम टू चेक लीगल कंप्लाइंस, इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर फंक्शन, अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब एचआर ऑडिट एक तरीके से टेस्ट है, एचआर पॉलिसीज का ही टेस्ट है। जो अपनी एचआर है, एचआर का चलो कोई तो टेस्ट करता है, जो अपनी एचआर है, उन लोग ने जो पॉलिसीज रखी हैं, जो अपने उनने रूल्स रेगुलेशन रखे हैं, कुछ सिस्टम्स रखे हैं, प्रोसीजर रखे हैं, उसी की अपनी एचआर ऑडिट अपन लोग करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? जो कि ताकि मालूम चल जाए अपनी जो लीगल कंप्लाइंसेज है, अपना एचआर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। इफेक्टिवनेस ऑफ एचआर फंक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि एचआर किसी को भी निकाल दे, किसी को भी हायर कर ले, वो सब भी इनके कंप्लाइंस के अंदर अपन देखते हैं। फिर अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशन गोल, जैसा कि अपन को एट दी एंड सारे फंक्शन, चाहे मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कुछ भी हो, एचआर हो, सबको एट दी एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल करना है। तो एचआर भी अपना जो है अलाइनमेंट उनका जो होगा प्रैक्टिसेस का ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का होगा या नहीं होगा, तो बेसिकली वो भी हम चेक करते हैं। और ये चेक कैसे करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है। तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ एचआर ऑडिट। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, वो है डिफाइनिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव। अपन ऐसे ही जाके घुस के
ऑडिट नहीं कर पाएंगे। पहले जो उनका हेड एचआर मैनेजर होगा या एचआर डिपार्टमेंट होगा, अपन या तो इंटरनल सोर्स से ऑडिट करवाएंगे या एक्सटर्नल से करवाएंगे। तो बेसिकली जो भी बंदा आएगा वो सबसे पहले आके अपने ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स अपने एचआर को बताएगा। मतलब वो बताएगा कि हम आपका ये चीजें चेक करेंगे, ये प्रैक्टिसेस, ये पॉलिसीज, ये है रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर आप हम चेक करेंगे कंप्लाइंस हो रहा है नहीं हो रहा आपका, या आपकी जो करंट पॉलिसीज है वो कितनी इफेक्टिव है, या मान लीजिए इफेक्टिव मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल से कुछ गैप हो रहा है आपकी पॉलिसीज में, तो हम वो गैप आपको कवर करके बताएंगे। ऑडिट का मतलब यही नहीं कि वो सिर्फ कमियां निकाल के चले गए, वो आपको सॉल्यूशन भी बता के जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो अपना ऑब्जेक्टिव बता देता है ऑडिट वाले कि उनका क्या काम है। दूसरा जो ऑडिट वाले को काम है वो है डेटा कलेक्शन। मतलब जैसे कि अब उनको मालूम है कि वो लोग उनका कंप्लाइंस वगैरह चेक करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी से अलाइंड है या नहीं। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, एचआर रिकॉर्ड्स, मतलब एचआर ने अपना डेटा कैसे रखा है, एम्प्लॉयज का डेटा कैसे उनने मेंटेन करके रखा है, सैलरी रिकॉर्ड्स, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, सब कुछ वो चेक करेंगे कि अप टू मार्क है या नहीं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। फिर आती है एम्प्लॉय फाइल्स। एम्प्लॉय फाइल्स के अंदर हर एम्प्लॉय की उनके पास पर्सनल रिकॉर्ड फाइल होती है, जिसके अंदर एम्प्लॉय का सारा डेटा, छुट्टियां या कुछ एक्शन उसके खिलाफ हुआ है, सब कुछ वो होता है। उसके बाद जो होता है वो एचआर इंटरव्यूज होते हैं। बेसिकली इसके अंदर या तो हेड एचआर या फिर हेड एचआर मैनेजर्स का डायरेक्ट ऑडिट वाले इंटरव्यू लेते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करते हैं, ताकि वो मान मतलब जान पाए कि सारे एचआर डिपार्टमेंट एक ही गोल की तरफ चल रहा है या नहीं चल पा रहा है। उसके अंदर वेरियस टाइप वो आप अपने मन से कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक आता है क्वेश्चन। बेसिकली ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इम्प्लॉइज हैं सबको एचआर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के सेट ऑफ क्वेश्चंस पकड़ा देते हैं। वो लोग एचआर को फीडबैक देते हैं। थर्ड पॉइंट जो है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। बेसिकली जितना उनने एचआर रिकॉर्ड, जितना डेटा कलेक्ट करा था पॉइंट सेकंड के अंदर, एम्प्लॉय फाइल्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर, सब कुछ कलेक्ट करके वो लोग सारा एनालिसिस और इवेल्युएट करते हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टैंडर्ड है और एचआर प्रैक्टिसेस किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। तो बेसिकली जो उनकी रिपोर्ट एंड फाइंडिंग आती है जो स्टेप 4 है, उसके अंदर वो एक तरीके से आधा स्वॉट एनालिसिस होता है कि एचआर वालों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या डिविएशन है। मतलब क्या उन मान लीजिए जैसे वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन अच्छा कर रहा है तो उनके स्ट्रेंथ हो गई। मान लीजिए वो लेबर लॉ ढंग से फॉलो नहीं कर रहा तो वो उनकी वीकनेस हो गई। क्या डिविएशन हो गई ऑर्गेनाइजेशन गोल और एचआर स्ट्रेटेजीज में। जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर बेसिकली वो बताते हैं कि ये काम आप करिए, करेक्टिव एक्शंस, पॉलिसी इंप्रूवमेंट, वो सब उनको बता के जाते हैं कि हाँ यार आप ऐसा काम करिए, ये रूल फॉलो करिए, इसको रूल बुक को ये करिए। इससे आप हर चीज अलाइन कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, ये भी एक क्वेश्चन बिल्कुल आप मान सकते हैं आ सकता है, जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। बेसिकली जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस एक टाइप का आपका जो जॉब है वो क्या है उसको डिफाइन करना ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने वॉचमैन हायर करा, तो उस वॉचमैन की क्या जॉब ड्यूटीज होगी। मान लीजिए पूरी सोसाइटी की घरों की सेफ्टी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब सबके घर के गेट बंद हो वो उसकी ड्यूटी है। और उसको अंदर क्या स्किल सेट, जैसे चौकीदार बनने में वॉचमैन में क्या स्किल रिक्वायर्ड है कि वो फास्ट होना चाहिए, रनिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, फिजिकली फिट होनी चाहिए। तो बेसिकली हम जॉब एनालिसिस में ये फाइंड आउट करते हैं कि उस जॉब में जो बंदा जॉब पे आएगा, जो एम्प्लॉय आएगा, उसकी क्या जॉब ड्यूटीज होंगी, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या स्किल्स उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो जो जॉब एनालिसिस करने का भी एक प्रोसेस है जो कि है सबसे पहला स्टेप जो है आइडेंटिफाई जॉब टू बी एनालाइज। बेसिकली अपन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वेरियस टाइप ऑफ जॉब्स होती हैं, जॉब रोल होते हैं। तो उस जॉब को एनालाइज करने के लिए अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ जैसे मान लीजिए अपन को एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब अपन को फाइनल करनी है क्या है। तो सबसे पहले अपन उसके अंदर देखेंगे कि जॉब ड्यूटीज क्या होंगी, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो सब अपन क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेकंड आएगी जॉब इंफॉर्मेशन। जॉब इंफॉर्मेशन बेसिकली अपन ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर से उस बारे में और चीजें फाइंड आउट करेंगे। फिर आता है अपना थर्ड पॉइंट, रिव्यू एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। रिव्यू एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में जो अपन ने अभी तक कलेक्ट करा है इंफॉर्मेशन उस सबको रिव्यू करेंगे। उनके बेसिस पे अपन लोग जो है एक जॉब डिस्क्रिप्शन बना देंगे। बेसिकली ये है जॉब डिस्क्रिप्शन।
उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन जो अपन ने माना कि जॉब ड्यूटीज क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, स्किल क्या रिक्वायर्ड होंगी, वो सब आ जाएगा। फिर एक आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन अपन ये देखेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कि वो जॉब को बताता है, बेसिकली वो जॉब डिस्क्राइब करेगा कि वो क्या जॉब टाइटल होगा, क्या उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल है एचआर एग्जीक्यूटिव, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। तो बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन स्टेट करता है कि उस जॉब को करने के लिए उस बंदे के अंदर सर्टेन एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे वो एमबीए इन एचआर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अगर उसको बनना हो, उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो हायर अच्छा बंदा कर ले। उसके बाद कम से कम 2 साल का या फिर 4 साल का अपन अपने हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन में स्किल्स सेट कर सकते हैं। ऑडिटिंग अपन ने एक्चुअली ऑलरेडी कर ही ली है। फिर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन इसको क्वेश्चन के साथ कर लेंगे, खैर कोई बात नहीं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकता है, एचआर प्लानिंग विद बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली एचआर प्लानिंग अपन ने समझ ही लिया कि अपन फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में किस बंदे को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितने बंदे, कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, किस स्किल के बंदे हैं। और बिजनेस स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली इसके अंदर अपने को क्या है, जो अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी से अलाइंड होनी चाहिए। तो इसके अंदर स्टेप्स क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस स्ट्रैटेजी। इसमें अपन एचआर प्लानिंग की स्ट्रैटेजी तब अलाइन करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी में जब अपन को बिजनेस स्ट्रैटेजी क्लियर होगी कि अपने को करना क्या है, अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। जैसे अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि अपने 2026 में अपन को सिर्फ इनोवेशन पे ध्यान देना है। तो इनोवेशन के अंदर तो अपन कोई ऐसे न्यू हायरिंग कर नहीं सकते, तो एचआर प्रैक्टिसेस को सबको ये करना पड़ेगा कि सब बंदों की स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, तभी वो इनोवेटिव कर पाएंगे। सेकंड आता है एक्सेस टू करंट एचआर कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अपने अंदर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी कितने बंदे हैं, अपनी एचआर की क्या पॉलिसी फॉलो हो रही है, और उसको अपन कैसे बिजनेस पे स्ट्रेटेजी पे अलाइन करेंगे। जो थर्ड पॉइंट आता है फोरकास्ट एचआर डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब अपने को फ्यूचर में कितने बंदों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, और अपने पास करंटली कितने बंदे हैं जो फ्यूचर में उन बंदों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। जैसे प्रमोशन हो गया, या अपन डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई एचआर गैप्स। जैसे कि अपन ने अभी पॉइंट ऊपर वाले में समझा था कि अपने को आगे कितने बंदे की जरूरत है, अपन इंटरनली कितने करने हैं, या फिर अपन एक्सटर्नल कितने कर सकते हैं। तो वो गैप फाइंड आउट करके एक रेशियो बना के अपन एक फिट करते हैं कि हम इतने बंदे तो इंटरनल लेंगे, इतने बंदे हम एक्सटर्नली लेंगे। फिर फिफ्थ आ गया एचआर प्लान। एचआर प्लान बेसिकली अपन उसके अंदर वही बताएंगे कि अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी है, एचआर स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि हम आगे जो रिक्वायरमेंट आने वाली है उनको इंटरनली इतना भरेंगे, एक्सटर्नली इतना भरेंगे। फिर छठा पॉइंट है मॉनिटर एंड रिव्यू। ये तो कंट्रोलिंग टाइप का पॉइंट है। जैसे कि आपने अपना पूरा एक बिजनेस प्लान या फिर एक पूरी एचआर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी के साथ मिक्सअप होगी, तो उसके अंदर आप वही करोगे, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको आप मॉनिटर एंड रिव्यू करोगे कि हाँ वो भाई ठीक से चल रही है, वो अप टू ब्लूप्रिंट जो आपने बनाया उस पर चल रही है या नहीं चल रही। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ एचआर प्लानिंग हेल्प्स अचीव स्ट्रैटेजिक गोल्स। सो बेसिकली इसके अंदर यही इन्होंने पूछा है, जो अपना स्ट्रैटेजिक गोल है, जो अपनी एचआर प्लानिंग कैसे उसको हेल्प करती है अच्छा स्ट्रैटेजिक गोल को अचीव करने में। तो सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर्स राइट पीपल एट द राइट टाइम। ये तो एचआर मैनेजमेंट, एचआर प्लानिंग की डेफिनेशन में ही आता है कि हमको समय पे सही बंदा सही स्किल के साथ रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड आ गया सपोर्ट एक्सपेंशन प्लान। एक्सपेंशन प्लान कब करोगे, जब आपके पास फ्यूचर के अंदर बंदे अवेलेबल हो, और बंदे अवेलेबल कराना किसका काम है, एचआर वालों का। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आपकी कैसी बढ़ेगी, जब आपके पास जो आपके एम्प्लॉयज होंगे उनकी प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट होगा, तभी वो प्रोडक्टिव बन पाएंगे। रिड्यूस मैन पावर शॉर्टेज। रिड्यूस मैन पावर शॉर्टेज क्यों होगा, क्योंकि हम पहले से ही डिमांड फोरकास्ट कर लेंगे कि हमारे को इतने बंदों की रिक्वायरमेंट आ रही है, इतने बंदे छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे इस चक्कर में जो मैन पावर शॉर्टेज होती वो रिजॉल्व हो जाती। एक सेवन पॉइंट भी जरूर आ सकता है, इसको भी आप थोड़ा देख सकते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन दी इंडियन लेबर मार्केट। सबसे पहला गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसके अंदर जो भी आपने आजकल देखा होगा, लोग बाग जो हैं वो गिग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, बेसिकली फ्रीलांसिंग कर रहे हैं।
एक प्रोजेक्ट बेस के लिए टीम बनती है, फिर वो टीम डिसॉल्व हो जाती है। ये चीज आजकल बहुत चल रही है। सेकंड आता है आपका वर्क फ्रॉम होम एंड हाइब्रिड वर्क। आज की डेट में हर बंदा वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क को प्रेफर कर रहा है, स्पेशली हाइब्रिड वर्क। मेरे को भी पर्सनली बहुत पसंद है कि जैसे आपका 7 डेज के अंदर 5 डे वर्किंग है, तो 3 दिन आप ऑफिस में काम कर सकते हो और हफ्ते में 2 दिन कोई भी आप अपने को घर में काम कर सकते हो। थर्ड, राइज ऑफ स्किल्ड एंड नॉलेज वर्कर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि राइज ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो गया है और लोग बाग ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ते जा रहे हैं, तो स्किल्ड और नॉलेज भी उनकी बढ़ती जा रही है। फोर्थ, यूज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन। जैसा कि फ्यूचर आपको मालूम ही है, एआई एंड ऑटोमेशन ही है, तो इसके लिए भी लोग बाग काफ़ी इसकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। फिफ्थ, इंक्रीज फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। बेसिकली अब सबको मालूम है, अब तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर भी ये हो गया कि आपको 30 या 40% फीमेल को रखना ही पड़ेगा। तो ये भी एक ट्रेंड आ रहा है। तो इसके बाद ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। बेसिकली यही कंसेप्ट से घूम घूम के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर अब जो पेपर आएगा उसके अंदर ही आएगा। अपन एक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है अपना जून 2024 का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पेपर। तो बेसिकली अपन इसको यहाँ से चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, की इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज शेपिंग लेबर मार्केट आउटकम्स इन इंडिया, रीजनल एंड सेक्टोरियल डिफरेंसेस। सो सबसे पहले की इंस्टीट्यूशंस अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली आई थिंक ये सबसे बड़ा ही इंस्टीट्यूशन है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, सब इनका मेन काम क्या होता है, ये सारी लेबर पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट स्कीम और जो भी लेबर लॉज होते हैं ये इनको इन्फोर्स करते हैं। मतलब जो जैसे अपना ये है लेबर लॉ जो बनता है, जैसे लेबर्स का जो अपने ये मजदूर लोग होते हैं, इनका काम करने का जो 9 से 5 का टाइम रहता है, जिसके अंदर 1 घंटे का रेस्ट होता है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से आता है। सेकंड, लेबर कोड एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। बेसिकली जो लेबर लॉज या फिर ये एम्प्लॉय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं, ये डायरेक्ट अपने से सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जाते। इसके लिए सबसे पहले लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बने हुए होते हैं, तो सबसे पहले ये वहां पे इनके केसेस जाते हैं। थर्ड आता है ट्रेड यूनियन। हर फैक्ट्री, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास ट्रेड यूनियन होती है, जो कि एक उनके एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करती हैं उनके मालिक के आगे। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, ये भी आज की डेट में हर गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और इंडस्ट्रीज में आपको एम्प्लॉयर एसोसिएशन जाएंगी, जो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में और एम्प्लॉयज के बिहाफ पे उनके इंटरेस्ट के लिए एम्प्लॉयर से लड़ते हैं या फिर डिस्कशन होता है। स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे आईटीआईज हो गए, प्रधानमंत्री इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान विकास योजना। तो ये सब कैसे इन लोग की जो स्मॉल सेक्टर में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, कैसे उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, उसके लिए बना है। जैसे कि एग्जांपल ये की लेबर पॉलिसी, लेबर कोड 2020 में जैसे नया रिफॉर्म होके आया था, जिसके अंदर कोड ऑन वेजेस, मतलब मिनिमम एक दिन में अगर आपके पास मजदूर काम करता है तो उसको इतनी तनख्वाह तो आपको देनी ही पड़ेगी। जैसे मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक शायद बेलदार के 900 रुपये ऐसा कुछ है, श्योर नहीं हूँ मैं, बट हाँ, अगर आपके पास एक बेलदार काम करने आ रही है तो आपको मिनिमम उसको इतना काम देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, जैसे कि इसके अंदर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला है जो अपनी यूनियन बना सकते हैं, जो वर्कर हैं वो अपनी यूनियन बना सकते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी कोड, जैसे कि आपको मालूम है कि ईपीएफओ अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे प्राइवेट एम्प्लॉयज या फिर प्राइवेट वर्कर के लिए एक प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करती है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, बेसिकली ये वही है कि आपको एक रिजर्व फॉर्म हो जाती हैं जो आप काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मनरेगा हो गई जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी देती है। मेक इन इंडिया हो गई जिससे काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज को बूम मिला, जिनने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी है। सो बेसिकली इसमें ये था। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ एचआर प्लानिंग एंड अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल एंड बेनिफिट्स एंड ऑफ एचआर डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको ये कहा था कि ऊपर जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि ये क्वेश्चंस घूम के आएंगे, तो यस, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। रोल ऑफ एचआर प्लानिंग, वही वही आ गया उसके अंदर। एचआर अलाइन वर्कफ्लोज विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, पूरे पूरे एम्प्लॉय को अपन बता सकते हैं कि अपने वो क्या आ रहा है इसके अंदर। ये पता नहीं मेरे पेन को क्या हो गया, सॉरी।
एक मिनट। यस। सो इंश्योर द राइट पीपल एट द राइट टाइम, ये अपन ने पढ़ ही लिया था। इसके बेनिफिट्स जो है अपन एचआर डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम के अंदर वो आएगा, हो ये क्या हो रहा है। सबसे पहला जो एचआर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर अपना पहला पॉइंट है स्किल एनहेंसमेंट। बेसिकली इम्प्रूव एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस। इसके अंदर अपन को मालूम है कि अपने को आगे जाके अपनी जो बेसिकली जो जॉब रिक्वायरमेंट आएगी या एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट आएगी, वो उसको फुलफिल करने के लिए अपने जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करवानी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, बूस्ट मोरल एंड लॉयलिटी। बिकॉज अपन को मालूम है कि अपन के जो करंट एम्प्लॉयज हैं इनको आफ्टर सर्टेन टाइम अपन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलती है, हाँ हमारी स्किल डेवलपमेंट, स्किल सेट बढ़ा रही है हमारी कंपनी ताकि हमको आगे प्रमोशन मिले। लीडरशिप डेवलपमेंट, प्रिपेयर फ्यूचर लीडर्स, ये आपको बताई दिया है। हायर प्रोडक्टिविटी इन एफिशिएंट वर्कफोर्स, क्योंकि जैसे कि अपन उनको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। रिड्यूस टर्नओवर, बेसिकली एम्प्लॉय रिटेंशन होगा क्योंकि एम्प्लॉय भी खुश रहेगा क्योंकि उनको लगेगा कि कंपनी हमारे डेवलपमेंट, हमारे स्किल सेट के बारे में सोच रही है। जो लास्ट पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसके अंदर बेसिकली, एक मिनट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर बेसिकली जो अपना स्किल्ड लेबर है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनकी स्किल बड़ी होगी तो अपने को कंपटीशन के अंदर भी एज मिलेगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है स्किल इन्वेंटरी फॉर मल्टी स्टेट आईटी कंपनी। तो इसके अंदर अपन एक स्किल इन्वेंटरी कैसे डेवलप करेंगे, सबसे पहले डिफाइन द स्किल रिक्वायर्ड। इसके अंदर अपन फाइंड आउट करेंगे कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको किस टाइप की स्किल चाहिए होगी। जैसे टेक्निकल स्किल चाहिए अगर अपन को इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैनेजरियल चाहिए अगर कोई आईटी बेस्ड कंपनी में अपन एक टीम हैंडल करना है, सॉफ्ट स्किल अगर कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बंदा है, वो अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि अपन को क्या रिक्वायरमेंट है। सेकंड, अपन कलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय डेटा, जिसके अंदर अपन उनके पर्सनल फाइल के अंदर या क्वालिफिकेशंस देख के कि एक्सपीरियंस कहाँ का है, उन्होंने कहाँ का सर्टिफिकेशन ले रखे हैं, फिर उनको हायर मतलब उनको हाईलाइट करेंगे कि हाँ ये बंदा यहाँ फिट हो सकता है। फिर हम यूज ऑफ एच आर आई एस डिजिटल टूल्स, बेसिकली हमारा जो डेटाबेस है उसमें से एम्प्लॉय डिटेल्स निकाल के उनका स्किल सेट, उनका अचीवमेंट, उनकी एजुकेशन देख के और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम एक्सेसेस ऑफ स्किल लेवल देख सकते हैं कि हमारा जो बंदा है उनके पास जो स्किल सेट है वो किस लेवल का है, जैसे बिगनर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, एक्सपर्ट हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अपडेट रेगुलरली। वो तो हम मालूम ही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अपन को सक्सेसफुली बनाना है तो उनको टाइमली ट्रेनिंग और प्रमोशन देने ही पड़ेंगे। फिर यूजेस ऑफ स्किल्स एंड इन्वेंटरी, बेसिकली सबसे पहला पॉइंट वर्कफोर्स प्लानिंग, सेकंड टीएनए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, थर्ड सक्सेशन प्लानिंग, फोर्थ प्रोजेक्ट एलोकेशन, फिफ्थ स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन डिसीजंस। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा कंसेप्ट इंपॉर्टेंस एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर एचआर मैपिंग। सो बेसिकली एचआर मैपिंग क्या होता है? एचआर मैपिंग आइडेंटिफाइड्स करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड मैचेस देम विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एचआर मैप जो है वो अपने करंट एम्प्लॉयज की कंपिटेंसी चेक करता है कि वो किस लेवल के उनकी ट्रेनिंग है, किस लेवल की उनके पास स्किल्स हैं, तो उनको वो फ्यूचर रेडी करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है एचआर मैपिंग की? आइडेंटिफाइज टैलेंट गैप। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको अगर आगे जाके बंदे चाहिए तो आपको अपने करंट एम्प्लॉय से भी देने पड़ेंगे, तो जो आपको आगे स्किल रोल रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अभी के बंदे के अंदर क्या कमी है, तो आपको उस हिसाब से उनकी जो गैप है वो फुलफिल करना है। सेकंड पॉइंट, सपोर्ट सक्सेशन प्लानिंग। आपको मालूम है कि आपके ये बंदे आगे जाके 10 मैनेजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे रोल्स पे आ सकते हैं, तो ये सक्सेशन प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं। हेल्प इन रीस्ट्रक्चरिंग, बेसिकली यही बंदे आपके कल को जाके सीईओ बन सकते हैं, एचओडी बन सकते हैं। फोर्थ, एनहेंस वर्क फोर्स एफिशिएंसी। सो आपकी एफिशिएंट ऑब्वियसली जब अपन इनके स्किल सेट पे काम करेंगे तो अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। और रिड्यूस एचआर रिस्क, क्योंकि अपन को मालूम है कि ये बंदों पे अपन ध्यान देंगे, इनकी स्किल्स बढ़ाएंगे, तो ये आप एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो भी कम होगा।
Coordinates of HR mapping: quantity, basically number of employees; quality, skills and competencies; थर्ड, शॉर्ट टाइम जो है बेसिकली वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हमको नीड चाहिए होती है; फोर्थ, कॉस्ट, कंपनसेशन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ये सब एलिमेंट है अपने HR मैपिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। HR ऑडिट, कंसेप्ट, प्रोसेस एंड रिसर्च अप्रोच। बेसिकली अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन आगे चलेंगे। तो रिसर्च नहीं करी थी, जिसके अंदर सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसके अंदर जो अपनी करंट HR प्रैक्टिसेस है जो अपन ने अभी लगा रखी हैं वो अपन देखेंगे। सेकंड, कंपैरेटिवली एनालिसिस, बेस्ट प्रैक्टिसेस बेंचमार्किंग, डायग्नोस्टिक अप्रोच, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एरियाज। सेकंड जो अपना आता है क्वेश्चन 6, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली एक कंप्यूटराइज HR डेटा सिस्टम है जिसके अंदर अपन सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स, पेरोल्स, अटेंडेंस रखते हैं, जो कि अपन को जो HR प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जिससे अपनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। सेकंड जो है शॉर्ट नोट का, वो है शॉर्ट नोट भी जो है, देखो बेसिकली आपका एक शॉर्ट नोट कम से कम 3 पेज का होना चाहिए, तभी आपको 20 आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इसके अंदर। इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल मैट्रिक्स, सबसे पहले जो होता है ट्रेडिशनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर अपन हेड कॉस्ट काउंट कर देते हैं कि हाँ 10 बंदे हैं, 10 बंदे को अपन को 10,000 रुपये देने हैं, तो ऐसे करके हेड कॉस्ट अपन काउंट करते थे। सेकंड आती है एफिशिएंसी मैट्रिक्स। एफिशिएंसी में बेसिकली अपन एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर देते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, कितना टर्नओवर हो रहा है। थर्ड, इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, बेसिकली ROI ऑन ट्रेनिंग, बेसिकली जितने बंदों को अपन ने ट्रेनिंग में पैसा लगाया उतना उनने ट्रेंड होकर अपन को वापस कमा के दिया या नहीं दिया। फोर्थ, स्ट्रैटेजिक मैट्रिक्स, बेसिकली टैलेंट वैल्यू, लीडरशिप पाइपलाइन। ये अंडरस्टूड ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन 7, पोस्ट पैंडेमिक चैलेंजेस एंड इश्यूज फॉर HR प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये 2024 में आ चुका है। आई डोंट थिंक कि अब ये दोबारा आएगा, बट हाँ हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले जो चैलेंज आया था, लोग बाग रिमोट और हाइब्रिड वर्क को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो रही थी चीज़ें। सेकंड, स्किल मिसमैच ड्यू टू डिजिटल शिफ्ट, ये तो मैंने भी पर्सनल एक्सपीरियंस करा था कि जब लोग बाग को वर्क फ्रॉम होम बोला गया था तो उनसे ढंग से नेट ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उनसे लैपटॉप पे ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। थर्ड, एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ इश्यूज, सबको मालूम है कोविड टाइम में, लॉकडाउन में सबके मेंटल हेल्थ इश्यूज अराइज हुए थे। फोर्थ, टैलेंट रिटेंशन, आज की डेट में लोग बाग इतने ओपन हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपको बेस्ट टैलेंट अक्वायर करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ अब HR को क्या पर्सनल बेसिस पे इश्यूज आए थे, जो कि है रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब्स, रीस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कफोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी, मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी रिमोटली। सबको क्लियर ही है, आई थिंक कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। HR प्लान एंड लेबर सप्लाई फोरकास्टिंग, ये भी मेरे को लगता नहीं वैसा आएगा, बट हाँ हम इसके अंदर एक बार ट्रेंड एनालिसिस जो है ये सब एक बार पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक्स, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस, अपन इसके अंदर पास डेटा ट्रेंड देखेंगे कि अपने कितने एम्प्लॉय टर्नओवर आते हैं, किस टाइम पे जाते हैं, किस टाइम पे अपन हायरिंग करते हैं। सेकंड, मार्कोव एनालिसिस, एम्प्लॉय मूवमेंट पैटर्न, ये भी वही ट्रेंड एनालिसिस टाइप ही है। थर्ड जो है अपना रिप्लेसमेंट चार्ट्स है, सक्सेशन प्लानिंग, बेसिकली अपन हर जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे हायरिंग और फायरिंग दोनों होती हैं, तो अपन को वो एनालाइज करना है। तो इसके साथ साथ अपना ये हो चुका है बेसिकली गाइस। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको पांच पांच क्वेश्चन करने होते हैं पूरे पेपर के अंदर, 8 क्वेश्चन में से। पहला जो आपका जो पेज रहेगा, आपको कम से कम 5 पेज भरने हैं। पहला पेज हमेशा इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन में एक पेज भर दो, चाहे पॉइंट वाइज लिखो, हर पॉइंट के अंदर आप 3-4 पॉइंट का एक पॉइंट लिखो, जिसके अंदर एक वो छोड़ लाइन छोड़ के भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके 3 पेज उसके मेन कंटेंट के होने चाहिए, और चौथा पेज कुछ भी नहीं मिले ना, जो लास्ट पेज होना चाहिए, 5th पेज, सॉरी चौथा नहीं, 5वें पेज के अंदर आप चाहे कंक्लूजन कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हर कोई बोलता है, बट हाँ मैं जितना मेरे को आता है मैं उतना आप सबको शेयर करूंगा। थैंक यू गाइस।